हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। और आज हमारी क्लास का फर्स्ट डे है और आज की क्लास के अंदर हम कॉमर्स फर्स्ट ग्रेड के हमारे सिलेबस का अकाउंट्स का जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, उस चैप्टर का नाम है लेखांकन एक परिचय, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। आप सभी बच्चों के पास लाइव चैट का भी ऑप्शन है, तो आप चैट करके मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो चलिए आज की क्लास को हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। और इसके अंदर सबसे पहले हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम मैं आपको बता ही चुका हूँ, लेखांकन एक परिचय। तो सबसे पहले हम लेखांकन के इतिहास के बारे में समझेंगे और यहाँ से किस तरह के प्रश्न जो हैं हमसे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं उसकी चर्चा भी हम लोग करेंगे। तो देखिए, पहले मैं आपको पूरी स्लाइड को रीड करके बताऊंगा, समझाऊंगा और उसके बाद इसकी समरी भी बताऊंगा कि किस तरह के क्वेश्चन जो हैं हमसे एग्ज़ाम के अंदर पुटअप किए जा सकते हैं। तो देखिए, फर्स्ट लाइन क्या है, लेखांकन इतिहासकारों ने लेखांकन का प्रयोग ईसा से 4000 वर्ष पूर्व बेबीलोनिया एवं इजिप्ट के अंदर पाया, जहां मजदूरी एवं करों के भुगतान संबंधी लेन देनों का लेखा मिट्टी की एक पट्टी पर किया जाता था। यानी कि लेखांकन के जो इतिहासकार थे उन्होंने लेखांकन का जो प्रमाण है आज से 4000 ईसा पूर्व जो है किस देश के अंदर पाया, बेबीलोनिया एवं इजिप्ट में। तो सबसे पहले तो हमारे लिए ये पॉइंट ही नोट डाउन करने वाला हो गया कि लेखांकन के इतिहासकारों ने लेखांकन का प्रमाण सर्वप्रथम कहाँ पर पाया, बेबीलोनिया में और इजिप्ट में पाया। और वहाँ पर उन्होंने पाया कि भाई मजदूरी एवं करों का भुगतान संबंधी लेन देनों का जो लेखा है वो किस पर किया जाता था, मिट्टी की एक पट्टी पर किया जाता था। यदि हम इजिप्ट की बात करें तो इजिप्ट के अंदर किस चीज का लेखांकन किया जाता था, तो इजिप्ट के लोग अपने खजाने जिनमें सोना एवं अन्य दूसरी कीमती वस्तुएं रखी जाती थी के लिए एक प्रकार के लेखांकन का प्रयोग करते थे और वो महीनेवार ब्यौरा किसको भेजते थे, राजा को भेजते थे। यानी कि अगर हमें बिल्कुल शॉर्ट में याद करना हो तो हम इस तरीके से याद करेंगे कि इजिप्ट के अंदर लेखांकन का प्रयोग किस संदर्भ में किया जाता था, खजाने के लेखांकन के संदर्भ में किया जाता था। तो एग्जाम के अंदर इस स्लाइड से दो तरह के क्वेश्चन जो हैं आपसे पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन तो यहाँ पर ये बन रहा है कि लेखांकन का प्रमाण सर्वप्रथम लेखांकन के इतिहासकारों ने किस देश के अंदर पाया, तो आपका आंसर होगा बेबीलोनिया में और इजिप्ट में पाया। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि किस देश के अंदर खजाने के लेखांकन के लिए लेखा किया जाता था, तो हमारा आंसर होगा इजिप्ट, क्योंकि इस तरह के प्रश्न बनने की संभावना रहती है। तो खजाने के लेखांकन के लिए लेखांकन का प्रयोग या खजाने का लेखा करने के लिए लेखांकन का प्रयोग किस देश के अंदर किया जाता था, तो हमारा आंसर होगा इजिप्ट। अब हम आगे बात करते हैं बेबीलोनिया की। बेबीलोनिया को वाणिज्य नगरी कहा जाता था, यानी कि प्राचीन समय में इसे वाणिज्य नगरी कहा जाता था और ये क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड के अंदर पूछा भी गया है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्राचीन समय में वाणिज्य नगरी किसे कहा जाता था, तो हमारा आंसर होगा बेबीलोनिया। और इसके अंदर लेखांकन का प्रयोग धोखाधड़ी और अक्षमता के कारण होने वाली हानि को उजागर करने के लिए किया जाता था। यानी कि बेबीलोनिया के अंदर लेखांकन का प्रयोग क्यों किया जाता था, धोखाधड़ी और अक्षमता के कारण होने वाली हानि को उजागर करने के लिए। और इजिप्ट में लेखांकन का प्रयोग क्यों किया जाता था, खजाने का लेखांकन करने के लिए।
अब हम बात करते हैं ग्रीस की। ग्रीस में लेखांकन का प्रयोग प्राप्त आगम, आगम मतलब आय या अपन इंग्लिश में कह सकते हैं रेवेन्यू, प्राप्त आगम का खजाने में आवंटन, कुल प्राप्तियों एवं कुल भुगतानों एवं सरकारी वित्तीय लेन देन के शेष का विवरण रखने के लिए किया जाता था। तो यानी कि अगर हम बात करें ग्रीस की, तो ग्रीस में लेखांकन का प्रयोग किस लिए किया जाता था? प्राप्त आगम का खजाने में आवंटन करने के लिए, यानी कि अलॉटमेंट करने के लिए। अगर आप इतनी भी लाइन याद कर लेंगे तो भी आपके लिए बहुत है, क्योंकि इससे अंदाजा लग जाएगा। तो इजिप्ट में तो खजाने का लेखांकन करने के लिए, और अगर हम बात करें ग्रीस की, तो ग्रीस के अंदर प्राप्त आगम का खजाने में आवंटन करने के लिए। दोनों लाइनों के अंदर क्या है? फर्क है। तो हमें इस चीज को ध्यान में रखना है। और यदि हम बात करें रोम की, तो रोम का क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक में भी दे रखा है, और ये क्वेश्चन बना हुआ है एनसीईआरटी की बुक के अंदर। और किस तरह से बना हुआ है कि प्राप्ति एवं भुगतान का लेखांकन करने के लिए लेखा, यानी कि प्राप्ति एवं भुगतान का लेखा किस देश के अंदर किया जाता था दैनिक बही का उपयोग करते हुए? तो हमारा आंसर होगा रोमवासी। और साथ ही साथ इनकी एक विशेषता और थी कि ये खाता बही में खतौनी भी करते थे। तो रोम का जो लेखांकन सिस्टम है वो थोड़ा सा एडवांस था कि रोमवासी विवरण पत्र अथवा दैनिक बही का उपयोग करते थे, जिनमें प्राप्ति एवं भुगतान का लेखा किया जाता था। तो प्राप्ति एवं भुगतान का लेखा किस देश में किया जाता था? तो हमारा आंसर होगा रोम। और ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी की बुक में है कि 2000 वर्ष ईस्वी पूर्व राजकीय लेखांकन का उपयोग बहुत ही अच्छे ढंग से कहाँ पर होता था? अगर ये प्रश्न हमसे पूछा जाए तो हमारा उत्तर होगा चीन के अंदर राजकीय लेखांकन का प्रयोग बहुत ही अच्छे ढंग से होता था। अब आप लोग एक नोटबुक और एक पेन लेकर बैठिए, और मैं आपको बताता हूं कि किस तरह के प्रश्न जो है यहाँ से हमसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, फर्स्ट प्रश्न की यदि हम बात करें तो सबसे पहले हमारा आंसर शॉर्ट के अंदर नोट्स बनाएंगे और हम लिखेंगे कि लेखांकन का प्रमाण, लेखांकन का प्रमाण सर्वप्रथम लेखांकन के इतिहासकारों को किस देश में प्राप्त हुआ? तो हमारा आंसर होगा बेबीलोनिया एवं इजिप्ट में। हमारा आंसर क्या होगा? बेबीलोनिया एवं इजिप्ट में। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो हमारा यही बन गया कि आज से 4000 ईसा पूर्व लेखांकन के इतिहासकारों को लेखांकन का प्रमाण सर्वप्रथम कहाँ पर प्राप्त हुआ? बेबीलोनिया एवं इजिप्ट में। अब हमसे पूछा जा सकता है कि भाई इजिप्ट के अंदर लेखांकन का प्रयोग क्यों किया जाता था? तो हमें याद रखना है कि इजिप्ट के बारे में अगर हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो खजाने का लेखांकन करने के लिए, किसका लेखांकन करने के लिए? खजाने का लेखांकन करने के लिए, खजाने का लेखांकन करने के लिए। ये शॉर्ट नोट्स हैं, आप लोग इसको जरूर बनाएं, इससे आपके लिए रिवाइज करना बहुत ही इजी हो जाएगा। तो इजिप्ट के अंदर लेखांकन का प्रयोग क्यों किया जाता था? खजाने का लेखांकन करने के लिए। और अब हम बात करते हैं किसकी? बेबीलोनिया। किसकी बात करते हैं? बेबीलोनिया। तो बेबीलोनिया की यदि हम बात करें तो एक तो प्रश्न इसका फर्स्ट ग्रेड के अंदर पूछा ही गया है कि प्राचीन समय में इसे क्या कहा जाता था? तो हमारा उत्तर होगा कि प्राचीन समय में इसे कहा जाता था वाणिज्य नगरी। क्या कहा जाता था? वाणिज्य नगरी। और दूसरा प्रश्न कि भाई धोखाधड़ी और अक्षमता से होने वाली हानि को उजागर करने के लिए,
तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे धोखाधड़ी एवं अक्षमता से होने वाली हानि को उजागर करने के लिए, क्योंकि देखिए प्रश्न का कोई भरोसा नहीं है, वो किसी भी तरीके से आपसे परीक्षा के अंदर पूछा जा सकता है। और ये पुरानी एनसीईआरटी की बुक का फर्स्ट पेज है, तो यहाँ से प्रश्न जो है एग्जाम के अंदर किसी भी वे में आपसे पुटअप किया जा सकता है। तो लेखांकन का प्रमाण कहाँ मिल रहा है? बेबीलोनिया में और इजिप्ट में मिल रहा है आज से 4000 ईसा पूर्व। इजिप्ट में लेखांकन का प्रयोग खजाने का लेखांकन करने के लिए। बेबीलोनिया के अंदर दो प्रश्न, एक तो भाई बेबीलोनिया को प्राचीन काल में कहा जाता था वाणिज्य नगरी, और दूसरा धोखाधड़ी एवं अक्षमता से होने वाली हानि को उजागर करने के लिए किसके अंदर, बेबीलोनिया के अंदर किसका प्रयोग किया जाता था? लेखांकन का प्रयोग किया जाता था। अगर हम बात करें ग्रीस की, तो ग्रीस के अंदर लेखांकन का प्रयोग क्यों किया जाता था? प्राप्त आगम का खजाने में आवंटन करने के लिए, प्राप्त आगम का खजाने में आवंटन करने के लिए। फिर हमसे पूछा जाए रोम के अंदर लेखांकन का प्रयोग क्यों किया जाता था, तो हमारा उत्तर होगा प्राप्ति एवं भुगतान का लेखा करने के लिए, प्राप्ति एवं भुगतान का लेखा करने के लिए। ठीक है, और लास्ट है हमारा चीन का प्रश्न एनसीईआरटी की बुक में भी दे रखा है। 2000 ईसा पूर्व राजकीय लेखांकन का प्रयोग उत्तम ढंग से किया जाता था, तो किस देश के अंदर राजकीय लेखांकन का प्रयोग उत्तम ढंग से किया जाता था? तो हमारा उत्तर होगा चीन। तो यहाँ तक देखिए, यहाँ पर जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं वो कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि भाई वाणिज्य नगरी वाला, कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है? वाणिज्य नगरी। प्राचीन काल के अंदर बेबीलोनिया को क्या कहा जाता था? वाणिज्य नगरी कहा जाता था। एक ये रोम वाला क्वेश्चन जो है, ये बुक के अंदर ऑब्जेक्टिव बनाया हुआ है कि प्राप्ति एवं भुगतान का लेखा करने के लिए लेखांकन का प्रयोग किस देश में किया जाता था? रोम में। एक ये क्वेश्चन भी बुक में बताया हुआ है कि 2000 ईसा पूर्व राजकीय लेखांकन का प्रयोग उत्तम ढंग से किस देश के अंदर होता था? तो चीन के अंदर। और इसके अलावा अगर जो अन्य क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने आपको बता दिए। अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड पे अपन चलते हैं। तो ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी के अंदर बना हुआ है कि भारत के अंदर लेखांकन का जो प्रयोग है वो कहाँ कहाँ पाया गया है। तो आपको ये सभी याद करने हैं कि भारत में लेखांकन का प्रयोग वेदों में, रामायण में, महाभारत में, मनु संहिता में और चाणक्य के द्वारा रचित पुस्तक अर्थशास्त्र में मिलता है। तो ये पांचों पॉइंट आपको याद करने हैं कि भारत में लेखांकन का प्रयोग कहाँ कहाँ पाया गया है। तो आपको याद रखना है, या लेखांकन का उल्लेख कहाँ कहाँ पाया गया है। तो वेदों में, रामायण में, महाभारत में, मनु संहिता में
और कौटिल्य के द्वारा रचित पुस्तक अर्थशास्त्र में लेखांकन का उल्लेख पाया गया है। तो यहाँ पर ये 5 पॉइंट आपको नोट डाउन करने हैं। वेद, रामायण, महाभारत, मनु संहिता और कौटिल्य यानी कि चाणक्य के द्वारा रचित पुस्तक अर्थशास्त्र में लेखांकन का उल्लेख पाया गया है। आगे देखिए वर्तमान में प्रचलित मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्लाइड है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्लाइड है, इसका ध्यान रखिएगा। यहाँ से तो प्रश्न बनता ही बनता है और मेरे को लगता है इस बार भी प्रश्न आपसे जरूर पूछेंगे। देखिए वर्तमान में प्रचलित दोहरा लेखा पद्धति यानी कि डबल एंट्री बुक कीपिंग, वर्तमान में प्रचलित दोहरा लेखा पद्धति का जन्म इटली में, कहाँ पर? इटली में 15वीं शताब्दी के अंत में हुआ। कब हुआ? 15वीं शताब्दी के अंत में हुआ। यानी कि आज वर्तमान के अंदर जो हम दोहरा लेखा पद्धति यानी कि डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम जो हम पढ़ते हैं, उसका जन्म कहाँ पर हुआ? इटली में हुआ। और कब हुआ? 15वीं शताब्दी के अंत में हुआ। इस पद्धति के सिद्धांतों का सर्वप्रथम वर्णन, तो ये क्वेश्चन बनता है कि दोहरा लेखा पद्धति के सिद्धांतों का सर्वप्रथम वर्णन किसने किया? तो इस पद्धति के सिद्धांतों का सर्वप्रथम वर्णन सन 1494, ये सन आपको ध्यान रखना है कि दोहरा लेखा पद्धति के सिद्धांतों का सर्वप्रथम वर्णन सन 1494 ईस्वी में इटली के वेनिस शहर, लुकास पेसियोली कहाँ के रहने वाले थे? इटली के वेनिस शहर के निवासी लुकास पेसियोली, किसने? लुकास पेसियोली ने अपनी पुस्तक डी कंपेसेट स्क्रिप्चर्स में किया। तो लुकास पेसियोली की पुस्तक का नाम क्या था? डी कंपेसेट स्क्रिप्चर्स। लुकास पेसियोली की पुस्तक का नाम क्या था? डी कंपेसेट स्क्रिप्चर्स। बाद में सन 1543 ईस्वी में इस पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद यूज ओल्ड कैसिल, इसको कैसे पढ़ेंगे? यूज ओल्ड कैसिल ने लंदन में किया। किसने किया? इस पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद, यानी कि लुकास पेसियोली की पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? यूज ओल्ड कैसिल ने किया। कहाँ पर किया? लंदन में किया। सन 1795 ईस्वी में एडवर्ड जोन्स ने, किसने? एडवर्ड जोन्स ने इस विषय पर पुस्तपालन की अंग्रेजी प्रणाली यानी कि इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग नामक पुस्तक लिखी। तो अगर आपसे एग्जाम के अंदर पूछा जाए, अब देखो यहाँ से एग्जाम में प्रश्न किस तरीके से पूछे जाएंगे इसको समझने की कोशिश करना। तो अगर हम बात करें तो सर्वप्रथम सिद्धांतों का वर्णन दोहरा लेखा पद्धति के सिद्धांतों का, दोहरा लेखा पद्धति के सिद्धांतों का सर्वप्रथम वर्णन, ध्यान से इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। दोहरा लेखा पद्धति के सिद्धांतों का सर्वप्रथम वर्णन 1494 ईस्वी, यानी कि अपन कह सकते हैं 15वीं शताब्दी के अंत में। अपन क्या कह सकते हैं? 15वीं शताब्दी के अंत में किसने किया? लुकास पेसियोली। अच्छा, लुकास पेसियोली कहाँ के निवासी थे? इटली के वेनिस शहर के। लुकास पेसियोली कहाँ के निवासी थे? इटली के वेनिस शहर के निवासी थे। इनकी पुस्तक का नाम क्या था? इनकी पुस्तक का नाम था डी कंपेसेट
डीकम्पेसेट स्क्रिप्चर्स। इनकी पुस्तक का नाम क्या था? डीकम्पेसेट स्क्रिप्चर्स। और याद रखेंगे इस पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद, इस पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद 1543 ईस्वी में, 1543 ईस्वी में ह्यूज ओल्ड कैसल, किसने किया था? ह्यूज ओल्ड कैसल। और कहां पर? लंदन में। फिर यहां पर मैं एक ऐसे क्रॉस बना रहा हूं क्योंकि एनसीईआरटी की बुक में एक क्वेश्चन दे रखा है कि दोहरा लेखा पद्धति पर सर्वप्रथम अंग्रेजी में पुस्तक किसने लिखी। तो बच्चे क्या करते हैं? आंसर लगा के आ जाते हैं ह्यूज ओल्ड कैसल। जबकि ह्यूज ओल्ड कैसल ने पुस्तक नहीं लिखी थी, उन्होंने तो लुकास पेसियोली की पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। तो यहाँ पर मैं अलग से एक पॉइंट डाल के लिख रहा हूँ, दोहरा लेखा पद्धति पर, दोहरा लेखा पद्धति पर सर्वप्रथम अंग्रेजी में पुस्तक, सर्वप्रथम अंग्रेजी में पुस्तक 1795 ईस्वी में, 1795 ईस्वी में एडवर्ड जोन्स ने लिखी, एडवर्ड जोन्स ने लिखी। और एडवर्ड जोन्स की पुस्तक का नाम क्या था? पुस्तपालन की अंग्रेजी प्रणाली, पुस्तपालन की अंग्रेजी प्रणाली। तो ये अपन को याद रखना है, खास तौर से इसके अंदर अपन को याद रखना है डीकम्पेसेट स्क्रिप्चर्स, अपन को याद रखना है लुकास पेसियोली, अपन को याद रखना है इटली के वेनिस शहर के, और किस सन में लिखी? 1494 ईस्वी। इनकी पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद 1543 ईस्वी किसने किया? ह्यूज ओल्ड कैसल ने किया। और दोहरा लेखा पद्धति पर सर्वप्रथम अंग्रेजी में पुस्तक किसने लिखी? 1795 ईस्वी में एडवर्ड जोन्स ने लिखी। और एडवर्ड जोन्स की पुस्तक का नाम क्या था? पुस्तपालन की अंग्रेजी प्रणाली। बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है जो मैंने आपको शॉर्ट में बता दी। तो इसको अपन को अच्छी तरीके से याद करके जाना है, इम्पॉर्टेंट स्लाइड है, एग्ज़ाम में इसमें से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो मैं आपको हर चीज़ बता रहा हूँ क्योंकि देखिए थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन जो हैं एग्ज़ाम के अंदर ज़्यादा आते हैं, ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो हमारा अगर विषय पे कमांड करना है तो हमें हर छोटी से छोटी बात को बहुत ही ध्यान से पढ़ना होगा। तो जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि लेखांकन का सर्वप्रथम प्रमाण 4000 ईसा पूर्व बेबीलोनिया इजिप्ट में मिला। इजिप्ट में लेखांकन का प्रयोग क्यों किया जाता था? इजिप्ट में लेखांकन का प्रयोग किया जाता था खजाने का लेखांकन करने के लिए, है ना, कि भाई इजिप्ट में लेखांकन का प्रयोग खजाने का लेखांकन करने के लिए। बेबीलोनिया में क्यों किया जाता था? धोखाधड़ी और अक्षमता से होने वाली हानि को उजागर करने के लिए। उसके बाद यदि हम ग्रीस की बात करें तो ग्रीस में किया जाता था प्राप्त आगम का खजाने में आवंटन करने के लिए। उसके बाद यदि हम रोम की बात करें तो रोम में किया जाता था प्राप्ति एवं भुगतान का लेखा करने के लिए। प्राचीन काल में वाणिज्य नगरी के नाम से बेबीलोनिया को पुकारा जाता था।
और राजकीय लेखांकन का प्रयोग 2000 ईसा पूर्व सबसे बेहतर ढंग से कहाँ पर होता था? चीन में होता था। भारत में लेखांकन का प्रयोग जो है, लेखांकन का जो उल्लेख है वेदों में, रामायण में, महाभारत में, मनु संहिता में, अर्थशास्त्र के अंदर मिलता है। यदि हम बात करें दोहरा लेखा पद्धति की, तो इसके सिद्धांतों का सर्वप्रथम वर्णन किसने किया? लुकास पेसियोली ने किया। कब किया? 1494 ईस्वी में किया। किस शहर के निवासी थे? इटली के वेनिस शहर के निवासी थे। इनकी पुस्तक का नाम क्या था? डी कंपेसेट स्क्रिप्चर्स था। इनकी पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? यूज ओल्ड कैसल ने किया। कब किया? 1543 ईस्वी में किया। कहाँ किया? लंदन में किया। 1795 में एडवर्ड जोन्स ने इस विषय पर अंग्रेजी में पुस्तक लिखी। उनकी पुस्तक का नाम क्या था? पुस्त पालन की अंग्रेजी प्रणाली। तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल रटी हुई होनी चाहिए और यहाँ से प्रश्न जो है परीक्षा के अंदर पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, हमसे एक प्रश्न परीक्षा के अंदर पूछ लिया जाता है और वो प्रश्न क्या है कि लेखांकन विज्ञान है या कला? लेखांकन विज्ञान है या कला? तो हम लोग क्या करते हैं, हमको ऑप्शन दे रखा होता है विज्ञान है, कला है, दोनों हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अगर इस तरह का प्रश्न हमसे परीक्षा के अंदर पूछा जाए तो हमारा आंसर होगा लेखांकन विज्ञान एवं कला दोनों हैं। सबसे पहला आंसर, इसका आंसर क्या होगा कि लेखांकन विज्ञान एवं कला दोनों हैं। अब लेखांकन को विज्ञान क्यों माना गया है? तो इसके पीछे कारण क्या है? लेखांकन के कुछ अपने सर्वमान्य सिद्धांत हैं, अपनी सर्वमान्य अवधारणाएं हैं, जिनकी चर्चा अपन आगे क्लासों के अंदर करेंगे कि लेखांकन के सिद्धांत और लेखांकन की अवधारणा कौन कौन सी हैं, और इन्हीं सिद्धांतों और अवधारणाओं के आधार पर लेखांकन किया जाता है। तो जिस तरह विज्ञान विषय के अपने सिद्धांत होते हैं, अपनी अवधारणाएं होती हैं, उसी तरह लेखांकन के भी अपने सिद्धांत हैं, अपनी अवधारणाएं हैं। इसलिए लेखांकन को क्या कहा जाता है? विज्ञान कहा जाता है। लेखांकन को कला क्यों कहा जाता है? इन सिद्धांतों का प्रयोग लेखापाल द्वारा उचित योग्यता एवं निपुणता से किया जाता है। यानी कि जिस तरह एक कुम्हार के द्वारा जब मटका बनाया जाता है तो वो अपनी योग्यता और निपुणता का प्रयोग करता है, तभी वो मिट्टी को मटके का आकार दे पाता है। उसी तरह इन सिद्धांत, लेखांकन के सिद्धांतों और अवधारणाओं का प्रयोग करने के लिए भी क्या किसकी आवश्यकता होती है? योग्यता की आवश्यकता होती है, निपुणता की आवश्यकता होती है, और तभी जाकर एक सही लेखांकन पुस्तकों में हो पाता है और व्यवसाय की सही आर्थिक स्थिति का ज्ञान हो पाता है। तो लेखांकन हर कोई नहीं कर सकता। लेखांकन करने के लिए सिद्धांतों, अवधारणाओं के ज्ञान के साथ साथ उन सिद्धांतों और अवधारणाओं को प्रयोग करने की योग्यता एवं निपुणता का होना भी अनिवार्य है। इसीलिए लेखांकन को विज्ञान एवं कला दोनों कहा जाता है। तो हमारा उत्तर क्या होगा कि लेखांकन विज्ञान है या कला है? तो लेखांकन विज्ञान भी है, लेखांकन कला भी है। तो लेखांकन में दोनों विशेषताएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट देखिए, पुस्तपालन का अर्थ। अब देखिए, हम एक ही वर्ड पढ़ते हैं लेखांकन लेखांकन लेखांकन, लेकिन लेखांकन से पहले पुस्तपालन किया जाता है और पुस्तपालन के बाद लेखांकन किया जाता है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर हम लोगों को पुस्तपालन का अर्थ भी समझना है और लेखांकन का अर्थ भी समझना है। अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो देखिए, हम बात करते हैं पुस्तपालन। पुस्तपालन प्लस लेखांकन दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? दोनों मिलकर बनाते हैं लेखाशास्त्र। क्या बनाते हैं?
लेखा शास्त्र, ठीक है, जिसे अपन इंग्लिश के अंदर बोलते हैं अकाउंटेंसी। क्या बोलते हैं? अकाउंटेंसी। तो पुस्तपालन यानी कि बुक कीपिंग और लेखांकन यानी कि अकाउंटिंग। तो लेखा शास्त्र को समझने के लिए हम लोगों को पुस्तपालन का अर्थ भी पता होना चाहिए और लेखांकन का अर्थ भी पता होना चाहिए, तब हम लेखा शास्त्र को क्या कर पाएंगे? समझ पाएंगे। तो पुस्तपालन क्या होता है, लेखांकन क्या होता है, इसको अब हम समझने की कोशिश करते हैं। तो लेखांकन से पहले पुस्तपालन, फिर लेखांकन। तो यहाँ पर देखिए, पुस्तपालन लेखांकन की पहली सीढ़ी है, यानी कि फर्स्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग, है ना। तो लेखांकन क्या, पुस्तपालन क्या है? लेखांकन की पहली सीढ़ी है। यानी कि अगर हमें लेखा शास्त्र को सीखना है तो उससे पहले हम लोगों को पुस्तपालन को सीखना पड़ेगा। बिना पुस्तपालन को सीखे हम लेखांकन नहीं सीख सकते। तो यह लेखांकन की पहली सीढ़ी है, यह लेखांकन का आधार है। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि जब तक हम पुस्तपालन को नहीं सीखेंगे या उसके अर्थ को नहीं समझेंगे, तब तक हम लेखांकन को नहीं समझ सकते। J.R. बॉटली बॉय के अनुसार, J.R. बॉटली बॉय ने लेखांकन की पुस्तपालन की एक बहुत ही अच्छी परिभाषा दी है। और इन्होंने क्या कहा है? व्यावसायिक लेन देनों को लेखा पुस्तकों में दर्ज करने की एक कला पुस्तपालन है। यानी कि पुस्तपालन का अर्थ क्या है? व्यावसायिक लेन देनों को लेखा पुस्तकों में दर्ज करना पुस्तपालन कहलाता है। पुस्तपालन में व्यवसाय के उन वित्तीय लेन देनों एवं घटनाओं की पहचान की जाती है जिनका मुद्रा के रूप में मूल्यांकन संभव है। देखिए कितनी बड़ी बात यहाँ पे लिखी है, जिनका मुद्रा के रूप में मूल्यांकन संभव है। यानी कि ऐसे व्यवहार जिनका मुद्रा के रूप में मापन या मूल्यांकन संभव नहीं है, उनको लेखा पुस्तकों में दर्ज नहीं किया जाता। फिर उन्हें प्रारंभिक लेखे की पुस्तकों में लिखा जाता है, यानी कि जर्नल के अंदर लिखा जाता है या हम सहायक बहियों के अंदर उनको दर्ज करते हैं एवं उनका वर्गीकरण करते हुए खाता बही में खताया जाता है। यानी कि देखिए, अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने अभी आपको बताया लेखा शास्त्र को सीखने के लिए पुस्तपालन को पहले सीखना पड़ता है। तो पुस्तपालन के अंदर क्या क्या शामिल है, इसको समझने की आप लोग कोशिश करना। पुस्तपालन के अंदर क्या किया जाएगा? सबसे पहले पहचान की जाएगी। क्या की जाएगी? पहचान। किसकी? वित्तीय व्यवहारों की। किसकी पहचान की जाएगी? वित्तीय व्यवहारों की पहचान की जाएगी। यानी कि ऐसे व्यवहार जिनका मुद्रा के अंदर मूल्यांकन संभव है, यानी कि आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और इवेंट्स। तो सबसे पहले वित्तीय व्यवहारों की पहचान की जाएगी, फिर उनको क्या किया जाएगा? प्रारंभिक लेखे की पुस्तकों में दर्ज किया जाएगा। प्रारंभिक लेखे की पुस्तकों में दर्ज किया जाएगा। यानी कि इसे हम क्या कहते हैं? रिकॉर्डिंग। इंग्लिश के अंदर एक ही वर्ड है इसके लिए, रिकॉर्डिंग। अब प्रारंभिक लेखे की पुस्तकों में दर्ज करने के लिए हम दो तरह की पुस्तकें ले सकते हैं। एक तो कौन सी है? जर्नल, जिसे अपन हिंदी के अंदर एक नाम से और पुकारते हैं, जिसका नाम है रोजनामचा। इसमें दैनिक व्यवहारों को क्या किया जाता है? दर्ज किया जाता है। या फिर ऐसा व्यवसाय जिसमें एक ही तरह के प्रकृति के व्यवहारों की संख्या अधिक है या व्यवहारों की संख्या अधिक है, तो वो जर्नल की जगह किसका प्रयोग करती हैं? सहायक बहियाँ। तो या तो अगर व्यापार का स्वरूप छोटा है तो सबसे पहले किस में दर्ज करेंगे? जर्नल में। और यदि व्यवसाय का स्वरूप बड़ा है तो जर्नल की जगह हम किसको काम में लेंगे? सहायक बहियाँ।
तो सहायक बहियां भी प्रारंभिक लेखे की पुस्तक है और जर्नल भी प्रारंभिक लेखे की पुस्तक है। उसके बाद क्या किया जाएगा, वर्गीकरण। क्या किया जाएगा, वर्गीकरण। और इसके लिए इंग्लिश में एक शब्द है जिसे हम कहते हैं क्लासीफाइंग। और वर्गीकरण किस में किया जाएगा, वर्गीकरण किया जाएगा खाता बही में। खाता बही में क्या किया जाएगा, खाते खोले जाएंगे और उससे संबंधित व्यवहारों की उस खाते के अंदर क्या की जाएगी, खतौनी की जाएगी। तो यहाँ तक का जो स्टेप है वो किसके अंतर्गत शामिल है, यानी कि अगर मैं आपसे बात करूं स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर 3, तो अगर हम स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर 3 की बात करें तो 1 + 2 + 3 यानी कि ये कहलाता है पुस्तपालन। क्या कहलाता है, पुस्तपालन। और पुस्तपालन को अपन इंग्लिश के अंदर क्या कहते हैं, बुक कीपिंग। पुस्तपालन को अपन इंग्लिश में क्या कहते हैं, बुक कीपिंग। तो देखिए यहाँ पर आप लोगों को मैंने बताया कि पुस्तपालन का अर्थ क्या होता है, और J.R. बॉटली बॉय ने भी यही कहा कि व्यवसाय से संबंधित लेन देनों को वित्तीय पुस्तकों में दर्ज करने की कला ही क्या कहलाती है, पुस्तपालन कहलाती है। और पुस्तपालन में किया क्या जाता है, सबसे पहले वित्तीय व्यवहारों की पहचान की जाती है, यानी कि ऐसे व्यवहार जिनका मुद्रा में मापन क्या है, संभव है। फिर उनकी प्रारंभिक लेखे के पुस्तकों में उन व्यवहारों को दर्ज किया जाता है। प्रारंभिक लेखे की 2 पुस्तकें होती हैं। यदि व्यवहार का स्वरूप छोटा है तो आप जर्नल के अंदर दर्ज करते हैं, यदि व्यवहार का स्वरूप बड़ा है तो उसकी जगह हम सहायक बहियां काम में लेते हैं। क्रय बही, क्रय वापसी बही, विक्रय बही, विक्रय वापसी बही और प्रमुख जर्नल रोकड़ बही, है ना। तो ये सहायक बहियां होती हैं, उसके अंदर दर्ज करते हैं। फिर प्रारंभिक लेखे की पुस्तकों में दर्ज करने के बाद हम क्या करते हैं, उनकी खाता बही में खतौनी कर कर वर्गीकरण करते हैं। तो यहाँ तक की जो प्रक्रिया है ये क्या कहलाती है, पुस्तपालन कहलाती है। क्या कहलाती है, पुस्तपालन कहलाती है। तो पुस्तपालन लेखांकन की पहली सीढ़ी है। पुस्तपालन लेखांकन का आधार है। तो एग्जाम में क्वेश्चन बन गया, लेखांकन की पहली सीढ़ी है पुस्तपालन, लेखांकन का आधार है पुस्तपालन, ठीक है ना। व्यावसायिक लेन देनों को पुस्तकों में दर्ज करने की एक कला पुस्तपालन है। ये परिभाषा किसकी है, J.R. बॉटली बॉय की। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। तो आपको नजर आ रहा होगा कि सामने वाले एग्जामिनर जो हैं वो आपसे किस तरह के प्रश्न जो हैं परीक्षा के अंदर पूछ सकते हैं, आपसे पूछा जा सकता है। फर्स्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग, तो हमारा आंसर होगा बुक कीपिंग, है ना। पुस्तपालन लेखांकन का आधार है पुस्तपालन। और व्यावसायिक लेन देनों को पुस्तकों में दर्ज करने की एक कला पुस्तपालन है। ये परिभाषा किस महोदय ने दी है, J.R. बॉटली बॉय ने दी है। और लेखांकन में पुस्तपालन में शामिल है वित्तीय व्यवहारों की पहचान, उनको प्रारंभिक लेखे की पुस्तकों में दर्ज करना और उनका खाता बही में वर्गीकरण करना। तो 3 स्टेप जो हैं बुक कीपिंग के अंदर आते हैं। यह एक नैतिक कार्य है। नैतिक कार्य का मतलब क्या है, ये एक रूटीन वर्क है, यानी कि पुस्तपालन की जो क्रिया है, प्रक्रिया है, ये रोज चलती रहती है, क्योंकि व्यवसाय में लेन देन जो है रोज होते हैं। तो रोज वित्तीय व्यवहारों को प्रारंभिक लेखे की पुस्तकों में दर्ज किया जाता है और उनकी खाता बही में खतौनी की जाती है। तो ये एक नैतिक कार्य है, रूटीन वर्क है। एवं यह कार्य व्यवसाय के कम कार्यकुशल व्यक्तियों अथवा लिपिकों के द्वारा किया जा सकता है। यानी कि पुस्तपालन का कार्य करने के लिए CA की डिग्री होना अनिवार्य नहीं है। पुस्तपालन का कार्य करने के लिए CA की डिग्री का होना क्या है, अनिवार्य नहीं है। एक कम कार्यकुशल व्यक्ति भी क्या कर सकता है, यानी कि जिसे केवल लेखांकन के सिद्धांतों का सामान्य ज्ञान है, यानी कि जो डेबिट क्रेडिट के नियम जानता है, जो खातों के प्रकारों को जानता है, वो भी क्या कर सकता है, आराम से बुक कीपिंग का कार्य कर सकता है। यानी कि जिसे
लेखांकन के नियमों का सामान्य ज्ञान है वो भी लेखांकन का कार्य कर सकता है। तो इस कार्य को करने के लिए हमें सीए की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि अंकेशक की आवश्यकता नहीं होती। एक सामान्य व्यक्ति जिसने कॉमर्स में ग्रेजुएट किया हो या जिसे लेखांकन के सिद्धांतों का ज्ञान हो, डेबिट क्रेडिट के नियम उसे आते हों, वो भी इस कार्य को क्या कर सकता है, आसानी से कर सकता है। तो देखिए यहाँ पर प्रश्नों का जो बनने का तरीका है, जो पूछे जाने का तरीका है, उसको अपन डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। लेखांकन की पहली सीढ़ी, लेखांकन का आधार, लेखांकन की लेखांकन की पहली सीढ़ी, लेखांकन का आधार, पुस्तपालन की परिभाषा, पुस्तपालन में कौन कौन से कार्यों का समावेश होता है और पुस्तपालन किस तरह का कार्य है, नैतिक कार्य है, और पुस्तपालन को करने के लिए आपको ज़्यादा कुशलता की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको लेखांकन के सामान्य सिद्धांतों का भी ज्ञान है तो भी आप पुस्तपालन का कार्य कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं लेखांकन की। किसकी बात करते हैं, लेखांकन की बात करते हैं। तो देखिए यह लेखांकन की द्वितीय सीढ़ी है, यानी कि यहाँ पर एक्चुअल में होना चाहिए यह लेखा शास्त्र की द्वितीय सीढ़ी है। वैसे तो लेखा शास्त्र को आजकल लेखांकन ही कहते हैं, तो इसे लेखा शास्त्र की द्वितीय सीढ़ी है। पुस्तपालन का कार्य समाप्त होने पर लेखांकन का कार्य आरंभ हो जाता है। यानी कि अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनता है, इस चीज को समझिए। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है लेखांकन शुरू होता है जहां पुस्तपालन समाप्त होता है। आई बात समझ में? तो ऐसा प्रश्न आपसे परीक्षा के अंदर पूछा जा सकता है, आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लेखांकन शुरू होता है जहां पर पुस्तपालन समाप्त होता है। तो जहां पर पुस्तपालन समाप्त होता है वहां पर लेखांकन का कार्य जो है आरंभ हो जाता है। इसमें व्यापारिक परिणाम जानने हेतु लाभ एवं हानि खाता तथा चिट्ठा बनाया जाता है, यानी कि इसे हम कहते हैं समराइजिंग। तो ध्यान रखना, लाभ हानि खाता और चिट्ठा बनाना कहलाता है लेखांकन। इसके बाद परिणामों का विश्लेषण किया जाता है, यानी कि एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन किया जाता है, निष्कर्ष निकाले जाते हैं एवं परिणामों को उन व्यक्तियों एवं संस्थाओं को प्रेषित किया जाता है जो इन परिणामों में रुचि रखते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अपन ने जहाँ पर इस चक्र को छोड़ा उस वर्गीकरण के बाद किया जाता है सारांश। इसे अपन कहते हैं समराइजिंग। अब सारांश के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, लाभ हानि खाता, अपन इसको ऐसे लिखेंगे, व्यापार खाता यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट, व्यापार खाता एवं लाभ हानि खाता तैयार किया जाता है। दूसरा पॉइंट, चिट्ठा बनाया जाता है। चिट्ठा यानी कि बैलेंस शीट, चिट्ठा बनाया जाता है। उसके बाद जो भी शुद्ध लाभ और हमारे चिट्ठे ने जो भी आर्थिक स्थिति, फाइनेंशियल पोजीशन हमें रिप्रेजेंट की है, तो परिणामों का क्या किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है, यानी कि एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन किया जाता है। और उसके बाद प्राप्त परिणामों को क्या किया जाता है, प्रेषित किया जाता है, यानी कि सूचना का प्रेषण किया जाता है। किसको किया जाता है, यूजर्स को, उपयोगकर्ताओं को। और लेखांकन सूचनाओं के दो तरह के उपयोगकर्ता होते हैं, इनकी भी अपन चर्चा करेंगे, आंतरिक उपयोगकर्ता एवं बाह्य उपयोगकर्ता। तो आंतरिक उपयोगकर्ताओं में किसको शामिल किया जाता है, बाह्य उपयोगकर्ताओं में किसको शामिल किया जाता है, ये प्रश्न भी परीक्षा के अंदर पूछा गया है, इसको अपन आगे पढ़ेंगे। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा चक्र किसका बनता है, एक तरीके से
इसे अपन लेखांकन चक्र या लेखा शास्त्र का चक्र कह सकते हैं, है ना। तो एग्जाम के अंदर हमको इस चीज को क्या रखना है, याद रखना है। आजकल लेखा शास्त्र को ही शॉर्ट में क्या बोल दिया जाता है, लेखांकन बोल दिया जाता है, यानी कि अकाउंटिंग प्रोसेस। और एक तरीके से आप देख सकते हैं कि चौथा चरण, पांचवा चरण और छठा चरण, यानी कि फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, ये तीनों चरण किसके अंदर शामिल हैं, लेखांकन के अंदर शामिल हैं। तो पुस्तपालन अलग होता है, लेखांकन यानी कि अकाउंटिंग अलग होती है। लेखा शास्त्र की पहली सीढ़ी क्या है, पुस्तपालन। लेखा शास्त्र की दूसरी सीढ़ी क्या है, लेखांकन। और एक चीज और हम पढ़ लेते हैं इसके बारे में, कि इस चीज के बारे में एक चीज और, जैसे कि पुस्तपालन एक नैतिक कार्य है, तो उसी तरह यह एक विश्लेषणात्मक कार्य है, क्योंकि इसमें प्राप्त परिणामों का क्या किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है और निष्कर्ष निकाले जाते हैं। तो नैतिक कार्य है पुस्तपालन, विश्लेषणात्मक कार्य है कौन सा, लेखांकन। और इसमें हमको विशेष ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। देखिए, पुस्तपालन के लिए विशेष ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, लेकिन लेखांकन करने के लिए विशेष ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। और यह कार्य योग्य एवं अनुभवी व्यक्ति द्वारा या लेखाकार द्वारा, यानी कि अकाउंटेंट के द्वारा किया जाता है। तो यानी कि एक तरीके से इस कार्य को करने के लिए स्पेशलाइजेशन चाहिए। इस कार्य को करने के लिए क्या चाहिए, स्पेशलाइजेशन चाहिए। तो यहाँ पर अपन लोग देख सकते हैं कि हमने पुस्तपालन के अर्थ को समझ लिया, हमने लेखांकन के अर्थ को समझ लिया। अब एक बार अपन क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे, क्योंकि हमारे लिए रिवीजन जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों को क्लास के अंदर ही हर बात जो है याद हो जाए, ठीक है ना। तो देखिए, फर्स्ट स्लाइड के अंदर अपन लोगों ने ये पढ़ा कि जो लेखांकन के जो इतिहासकार हैं, उन्हें लेखांकन का जो प्रमाण है कब प्राप्त हुआ, आज से 4000 ईसा वर्ष पूर्व प्राप्त हुआ। कहाँ प्राप्त हुआ, बेबीलोनिया में और इजिप्ट के अंदर प्राप्त हुआ। और यदि हम बात करें इजिप्ट की, तो इजिप्ट में लेखांकन का प्रयोग क्यों किया जाता था, है ना, खजाने का लेखा करने के लिए किया जाता था। बेबीलोनिया को प्राचीन काल में वाणिज्य नगरी कहा जाता था। बेबीलोनिया में लेखांकन का प्रयोग क्यों किया जाता था, वहाँ पर धोखाधड़ी और अक्षमता से होने वाली हानि को उजागर करने के लिए लेखांकन का प्रयोग किया जाता था। फिर हम बात करें, हमने ग्रीस में लेखांकन का प्रयोग क्यों किया जाता था, वहाँ पर प्राप्त आगम का खजाने में आवंटन करने के लिए लेखांकन का प्रयोग किया जाता था। फिर हमसे पूछे, रोम में लेखांकन का प्रयोग क्यों किया जाता था, प्राप्ति एवं भुगतान का लेखा करने के लिए किया जाता था। 2000 ईसा पूर्व लेखांकन का सर्वोत्तम रूप से प्रयोग किस देश में होता था, चीन में होता था। भारत के अंदर, ये मैंने आपको शॉर्ट नोट बनवा दिए थे, भारत में लेखांकन का उल्लेख कहाँ पाया गया है, वेदों में पाया गया है, रामायण में पाया गया है, महाभारत में पाया गया है, मनु संहिता में पाया गया है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में पाया गया है। फिर अगर हम बात करें दोहरा लेखा पद्धति की, तो दोहरा लेखा पद्धति के सिद्धांतों की यदि हम बात करें, तो सिद्धांतों का सर्वप्रथम वर्णन जो है 1494 ईस्वी में किसने किया, लुकास पेसियोली ने किया। लुकास पेसियोली कहाँ के रहने वाले थे, इटली के वेनिस शहर के रहने वाले थे। इनकी पुस्तक का नाम क्या था, डी कंपेसेट स्क्रिप्चर्स था, 1494 में लिखी। और इनकी पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद 1543 ईस्वी में ह्यूज ओल्ड कैसल ने किया, लंदन में किया। और दोहरा लेखा पद्धति पर अंग्रेजी में सर्वप्रथम पुस्तक जो लिखी वो 1795 में एडवर्ड जोन्स ने लिखी। तो ये अपन को बिल्कुल कंठस्थ होना चाहिए। उसके बाद हमसे पूछा जाए लेखांकन कला है या विज्ञान है, या विज्ञान है या कला है, तो हमारा उत्तर होगा लेखांकन विज्ञान एवं कला दोनों है। लेखांकन को विज्ञान क्यों कहते हैं, लेखांकन को विज्ञान इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके सर्वमान्य सिद्धांत और अवधारणाएं हैं, खुद की सिद्धांत हैं, खुद की अवधारणाएं हैं।
जिस तरह विज्ञान विषय की होती है। इसे कला क्यों कहते हैं? क्योंकि इन सिद्धांतों और अवधारणाओं का प्रयोग करने के लिए योग्यता एवं निपुणता की आवश्यकता होती है, इसलिए इसे कला भी कहा जाता है। नेक्स्ट, अब हमने बात करी पुस्तपालन और लेखांकन के अंदर क्या अंतर है। यदि हम बात करें कि पुस्तपालन और लेखांकन के अंदर क्या अंतर है, तो देखिए, पुस्तपालन और लेखांकन दोनों मिलकर बनाते हैं लेखा शास्त्र, और पुस्तपालन जो है वो क्या है, लेखा शास्त्र की पहली सीढ़ी है और लेखांकन का आधार है, क्योंकि जहाँ पुस्तपालन समाप्त होता है वहीं पर लेखांकन शुरू होता है। J.R. बॉटली बॉय ने बहुत अच्छी परिभाषा दी कि व्यावसायिक लेन देनों को पुस्तकों में दर्ज करना क्या कहलाता है, पुस्तपालन कहलाता है। पुस्तपालन में क्या किया जाता है? पुस्तपालन में पहले वित्तीय व्यवहारों की पहचान की जाती है। पुस्तपालन में पहले क्या किया जाता है? वित्तीय व्यवहारों की पहचान की जाती है, फिर उन्हें प्रारंभिक लेखे की पुस्तकों में दर्ज किया जाता है, या तो जर्नल में या सहायक बहियों के अंदर, और फिर उन व्यवहारों की खाता बही में क्या की जाती है, खतौनी की जाती है। यानी कि पहला चरण, दूसरा चरण और तीसरा चरण किस में शामिल है? पुस्तपालन में शामिल है। यदि अब हम बात करें लेखांकन क्या है, ये लेखा शास्त्र की द्वितीय सीढ़ी है। जहाँ पुस्तपालन समाप्त होता है वहाँ लेखांकन का कार्य शुरू होता है। अब लेखांकन के अंदर क्या किया जाता है? लेखांकन में व्यापार खाता एवं लाभ हानि खाता बनाया जाता है, यानी कि सकल लाभ और शुद्ध लाभ या सकल हानि और शुद्ध हानि को ज्ञात किया जाता है। व्यापार की आर्थिक स्थिति को जानने के लिए चिट्ठा बनाया जाता है, फिर प्राप्त परिणामों का विश्लेषण किया जाता है, निष्कर्ष निकाले जाते हैं और सूचनाओं को उनके उपयोगकर्ताओं तक पहुंचाया जाता है, यानी कि आंतरिक एवं बाह्य उपयोगकर्ताओं को सूचनाओं को प्रेषित किया जाता है। यानी कि चौथा चरण, पांचवा चरण और छठा चरण जो है ये किस में शामिल है? लेखांकन में शामिल है। तो आज की क्लास के अंदर अपन लोगों ने पुस्तपालन एवं लेखांकन तक जो है पढ़ लिया, और आई होप कि आप लोगों को ये क्लास जो है समझ में आई होगी। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो आप चैट बॉक्स के अंदर क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपको उसका रिप्लाई करूंगा। क्लास के साथ जुड़ने के लिए, बने रहने के लिए आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।